नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। क्या भारत नए ग्लोबल ऑर्डर में शांति की सबसे बड़ी उम्मीद है? रूस और यूक्रेन में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से जो सिलसिला शुरू हुआ, कल उसकी एक तस्वीर सामने आई। सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स देशों की बैठक के दौरान भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का संदेश दिया। इसके पहले खुद रूसी राष्ट्रपति कह चुके हैं कि भारत उन देशों में है जो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है। ज़ेलेंस्की ने भी नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात में उम्मीद जताई कि भारत शांति का रास्ता तलाशेगा। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध किसी भी संकट का हल नहीं है। ब्रिक्स में भारत के अलावा रूस, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका है। एक तरह से देखें तो ये 5 देश दुनिया का सबसे बड़ा भूगोल और सबसे बड़ी आबादी बनाते हैं। रूस कहीं पहले से इस बात की वकालत और उम्मीद करता रहा है कि अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो के सामने अब अगर कोई नया ब्लॉक बनाया जा सकता है तो वो ब्रिक्स के देशों का भी है। लेकिन ये भी आसान काम नहीं। ब्रिक्स के 2 सबसे बड़े देशों चीन और भारत के बीच टकराव के कई बिंदु रहे हैं। दोनों देशों में बहुत सारे विवाद पुराने रहे हैं। एक पुराने युद्ध की छाया भी रही है। लेकिन साल 2020 में गलवान संकट के बाद दोनों देश एक दूसरे से लगभग टकराते नजर आए। दोनों के बीच एक मोर्चा आर्थिक सवालों का भी है। माना जा रहा है कि नई दुनिया का कारोबार चीन से हटकर भारत के हाथों में आ रहा है। लेकिन अब भारत और चीन दोनों देशों की ताज़ा पहल बताती है कि वो अपने संकट हल करना चाहते हैं। 3 देशों सऊदी अरब, जर्मनी और स्विट्जरलैंड का दौरा करने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल ही जिनीवा में एक बातचीत में कहा कि भारत और चीन के बीच 75% मामले सुलझा लिए गए हैं। We have an arrangement about patrolling because both of us patrol regularly in that border because, as I said, it's not a legally delineated border. Those negotiations are going on. We made some progress. I would say roughly, you can say about 75% of the disengagement problems are sorted out. We still have some things to do. But there's a bigger issue that, if both of us have brought forces close up, and in that sense, there's the level of militarization of the border has increased. How does one deal with it? I think we have to deal with it. But in the meanwhile, after the clash, it has affected actually the entirety of the relationship because you can't have, violence on the border. बेशक जो 25% का संकट है वो छोटा नहीं है। दोनों देश धीरे धीरे इस संकट के हल की कोशिश में हैं। कोशिश ये है कि लद्दाख में सेनाएं पुरानी स्थिति में लौटें और दोनों एक दूसरे के क्षेत्र का सम्मान करें। कूटनीतिक बातचीत ज्यादा बड़े पैमाने पर हो। ताज़ा सूचना यह है कि अब भारत और चीन के बीच रुकी हुई सीधी उड़ान फिर से शुरू करने पर भी चर्चा हो रही है। भारत के विमानन राज्य मंत्री का कहना है कि चीन की ओर से सीधी उड़ान के लिए अनुरोध आ रहे हैं। इसमें सभी पक्षों से बात करके कोई फैसला लिया जाएगा, जिसमें विदेश मंत्रालय भी शामिल है। भारत और चीन के बीच कोविड के दौर में सीधी उड़ानों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन उसी साल गलवान के बाद इसे फिर से शुरू नहीं किया जा सका। ये सच है कि इस सीधी उड़ान के ना होने की वजह से भारत और चीन दोनों देशों के लोग परेशान हैं। लेकिन एक बड़े कूटनीतिक स्तर पर सरकार के सामने कई सवाल भी हैं। जो सबसे अहम बात है ये यही है कि भारत दुनिया में एक बड़ी प्रभावशाली भूमिका निभाना चाहता है, तो उसे अपने मामलों के समाधान भी देखने होंगे। तो चीन के साथ संबंधों में सुधार और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिश, ये 2 अहम एजेंडे हैं जो भारत सरकार की निगाह में हैं। दिलचस्प ये है कि दुनिया में शांति की इस कोशिश में अमेरिका और यूरोपीय देश बाधा बनते दिख रहे हैं। यूरोप लगातार यूक्रेन को हथियार दे रहा है। ताज़ा खबर है कि यूक्रेन अब लंबी दूरी की मिसाइल्स के इस्तेमाल की इजाज़त भी मांग रहा है। उसका कहना है कि रूस इससे कुछ दबेगा। नेटो से जुड़े कई देश इस इस्तेमाल के पक्ष में हैं। हालांकि अमेरिका अब तक इस विकल्प को तौल रहा है, क्योंकि इस पर रूस की प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है। रूस कह चुका है कि वो इसे अपने ऊपर यूरोप का हमला मानेगा और फिर वैसी ही कार्रवाई करेगा।
ये युद्ध को और भड़काने का मामला है। यानी एक तरफ भारत शांति और समाधान की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी युद्ध भड़काने में लगे हुए हैं। आज भारत की इसी कोशिश पर विस्तार से बातचीत और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान, प्रोफेसर अमलेंदु मिश्रा, प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के ब्रह्मचलानी रणनीतिक मामलों के जानकार। आप दोनों का स्वागत है सच की पड़ताल में। और प्रोफेसर मिश्रा, अगर मैं आपसे शुरू करूं, जो बड़े ग्लोबल ऑर्डर में भारत की भूमिका, इस पर हम विस्तार से चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन जो ताज़ा मामला है वो चीन का मामला है। दोनों देशों के तरफ से पहल दिखाई दे रही है। ये पहल किस तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों एक बार फिर नॉर्मलसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कारोबार की तरफ बढ़ना चाहते हैं जो अब तक रुकी हुई। जी नमस्ते। देखिए, भारत और चीन की जो बातें हुई, दोनों बहुत गढ़े हुए संबंध में हैं। आप जैसा भी कोशिश करें, इन दोनों का जो भविष्य है बहुत तगड़े से जुड़े हुए हैं। आप जिसके ले लीजिए, आमदनी के हिसाब से ले लीजिए, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट से ले लीजिए, और भविष्य के ले लीजिए। दोनों का भविष्य जुड़ा हुआ है बहुत गहरे से। तो बीजिंग और न्यू दिल्ली दोनों को ये बात पता है। ये बहुत दुख भरी कहानी है कि चाइना बीच बीच में भारत के ऊपर हमला किया है। गलवान की बात आपने कर चुके हैं जी। लेकिन आप देखेंगे तो कूटनीतिक स्तरों पे दोनों राजधानियों का, दोनों देश का ये मानना है कि आगे चलने के लिए चीन और भारत दोनों किसी भी तरह एक अच्छा संबंध लाने में जरूर आगे बढ़ना है। इसी कारण आप देखेंगे ब्रिक्स के जो है, आप जो बात की है अभी, जो संगठन है ब्रिक्स, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है, ये एक ग्रुप जैसा है जिसमें ये दोनों मौजूद है। सभी दुनिया में सभी लोगों का मानना है कि ये भारत और चीनी जो है ये बहुत कुछ काम कर सकते हैं भविष्य के लिए। जी। तो मारपीट दोनों के बीच में आगे चलना किसी के लिए भी अच्छा कारक नहीं है, दोनों के लिए हानिकारक है। इसलिए दोनों तरफ से आगे बढ़ने का एक मौका मिल रहा है। और हम जो सुने हमारे मंत्री जयशंकर जी से, श्री जयशंकर जी के बारे में, जो स्विट्जरलैंड में जो बात कहे, ये कुछ दिखाई दे रहा है कि आगे बढ़ने का कुछ अच्छा तरीका आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई तय दे हो रहा रहा है। है। जी, विदेश मंत्री ने कहा, ब्रह्मचलानी जी, कि 75% जो संकट था, जो कंफ्यूजन था, जो तालमेल को लेकर सवाल थे, वो सॉल्व हो चुके हैं। लेकिन जो 25% बचा है वो एक तरह से अहम भी है और मुश्किल भी है। उस 25% को हल करना, वो 25% इस वक्त क्या है जिसको विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि ये मुश्किल है भारत चीन के रिश्तों में। ये आने वाला ब्रिक्स समिट जो कजान रशिया में होगा अक्टूबर 22 से, इस समिट में मोदी जी भी होंगे और शी जिनपिंग भी होंगे। तो दोनों के बीच बातचीत होने वाली है। तो इस समय एक तरह से कोशिश की जा रही है कि कजान के मीटिंग के पहले भारत और चीन के बीच एक समझौता हो जाए, जिससे ये जो बॉर्डर स्टैंड ऑफ है वो ख़त्म हो जाए। मगर असलियत ये है कि पिछले 4 साल में जब से ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ, चीन ने बॉर्डर का नक्शा ही बदल दिया है। उसने अंडरग्राउंड बंकर्स और अंडरग्राउंड मिलिट्री फैसिलिटीज़ बनाई हैं हिमालयन बॉर्डर पर, और उसके अलावा जो इंक्रोचमेंट्स किए चीन ने लद्दाख में, उन इंक्रोच्ड एरिया से वो हटा नहीं है। कुछ एरियाज में बफर जोन्स बने हैं लद्दाख में, मगर वो बफर जोन्स बने हैं भारतीय टेरिटरी पर। तो जो नक्शा है हिमालयन फ्रंटियर का, जो ट्रेडिशनली इंडो तिब्बतन फ्रंटियर माना जाता है, वो जो मिलिटराइजेशन हुआ है उस बॉर्डर का, जैसे जयशंकर कह रहे थे, उस मिलिटराइजेशन को क्या करेंगे अभी, क्योंकि वो तो इसको तो अनडू करना इम्पॉसिबल है। तो जो रियलिटी है, मिलिट्री रियलिटी है, वो बिल्कुल काफ़ी चेंज हो चुकी है। तो ये जो समझौता होगा जी, अगर हुआ भी, तो इससे जो नई रियलिटी है
ग्राउंड में वो चेंज नहीं होगी। एक तरह से ये जो इंडो तिब्बतन बॉर्डर है एक तरह का हॉट बॉर्डर बन गया है। हॉट बॉर्डर जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर एक हॉट बॉर्डर है, उसी तरीके से इंडिया चीन का बॉर्डर एक हॉट बॉर्डर बन गया है। अगर समझौता होता भी है, उसके बावजूद भी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं दोनों जी देशों की वो सिग्निफिकेंटली कम नहीं होंगी। जी, तो ये अहम सवाल है जिसका हल इस वक्त ज़रूरी है। अब प्रोफेसर मिश्रा, रूस यूक्रेन को लेकर भारत ने जो पहल दिखाई है, एक तरह से आगे बढ़ने की बात है। दोनों देश मानते हैं कि इसमें भारत की भूमिका काफ़ी अहम होने वाली है। ऐसे में समाधान के लिए भी रूस और यूक्रेन भारत की तरफ देख रहे हैं। हाँ, देखिए, आप जब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे तो भारत एक ऐसा ही देश है जिसके साथ रूसिया और यूक्रेन दोनों अच्छे संबंध में रहते हैं। तो इसी कारण ये पता लगता है कि दोनों तरफ से एक आवाज आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कुछ पीस प्लान आगे बढ़ा दिया जाए शांति के कारण। और ये महत्व ये रखता है कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन गए, रशिया गए, दोनों तरफ से उनका हार्दिक स्वागत किया गया और दोनों तरफ से ये भी बात किया गया कि आप आगे बढ़िए, हम लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। ये हमें ठीक से पता नहीं भारत की जो पीस प्लान है, जो शांति की जो समझौते के लिए बात करने जा रहे हैं, उसमें क्या लिखा गया है। उसमें रशिया को कुछ देना हो रहा है या यूक्रेन को कुछ देना हो रहा है, तो ये हमें पता नहीं, अभी तक भीतर की बात है। ये सब जब तक आगे नहीं हुआ तो हम नहीं कह सकते कि क्या आगे होने जा रहा है। लेकिन ये महत्व ये रखता है कि जो हाल ही में जो खत्म हुआ स्विट्जरलैंड में जो पीस कॉन्फ्रेंस हुआ यूक्रेन के बारे में, जी, उसमें चाइना ने रिजेक्ट कर दिया, हिंदुस्तान ने भी उसको सपोर्ट नहीं किया, लिखा नहीं उसमें मेमोरेंडम में। तो इसी में ये महत्व रखता है कि हिंदुस्तान क्या कहने जा रहा है और ये दोनों तरफ से यूक्रेन और रूसिया की तरफ से उसे समझौते के लिए आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो रूसिया के बाद अजीत डोभाल ये हो सकता है कि यूक्रेन भी जाएंगे ये संदेश लेके कि ये कह रहे हैं और आपके लिए क्या मानना है। तो आगे देखना ये से कि कैसे अनफोल्ड हो रहा है, कैसे आगे जा रहा है। जी। एक तरफ नेटो है ब्रह्मचलानी, तो दूसरी तरफ एक दूसरा प्लेटफॉर्म ब्रिक्स, जो रूस भी मानता है कि कड़ी टक्कर वो नेटो को दे सकता है ये प्लेटफॉर्म। ऐसे में इस वक्त रूस यूक्रेन के युद्ध में ब्रिक्स की भूमिका भारत की अगुवाई में क्या हो सकती है? ब्रिक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नॉन वेस्टर्न इनिशिएटिव है और कई देश ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसका जो मेंबरशिप है जनवरी से बढ़ा गया था। पहले भी 5 मेंबर का ग्रुप था, अब इसमें 9 मेंबर हैं और भी नए देश एडमिट हो सकते हैं। तो इसका जो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस काफ़ी ऑब्वियस है। मगर यूक्रेन के युद्ध को बंद करने के लिए इसमें इंडिविजुअल लीडर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मोदी गए थे मॉस्को और उसके बाद गए फिर यूक्रेन, अब एक हफ्ते में वो जा रहे हैं अमेरिका, बाइडेन से मिलेंगे क्वाड समिट में। ये क्वाड समिट 21 सितंबर से शुरू होगा। तो जो मोदी जी का जो पीस प्लान है, जो पीस प्रपोजल है सीज फायर के लिए यूक्रेन के युद्ध में, वो बाइडेन के साथ भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह का जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है लीडर्स का, स्पेशली मोदी का, इससे कुछ निकल सकता है। मगर ब्रिक्स एक बड़ा ग्रुप है, इसका कोई रोल नहीं है यूक्रेन के युद्ध में। जी, ऐसे में आप सवाल जो हम पूछ रहे हैं, चीन से रूस तक हमारा समाधान और उनका घमासान, इस विशेष चर्चा में हम लौट रहे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे सच की पड़ताल और आज चर्चा रूस से चीन तक हमारे समाधान और उनके घमासान। अब
ब्रह्मचलानी जी, वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को अपनी जगह बनानी है तो अपने एग्जाम्पल से उसे लीड भी करना होगा, अपने संकटों को उसे सुलझाना होगा और इस वर्ल्ड ग्लोबल ऑर्डर में उसे आगे बढ़ने के लिए जो सबसे पहला संकट उसके सामने कूटनीतिक संकट है वो चीन का है। तो ये वो तमाम मामले हैं और रूस यूक्रेन को साथ लेकर चलने का मामला, तो ये जो अहम मामले हैं जिस पर उसे आगे बढ़ना है और एग्जाम्पल से लीड करना होगा अगर इस ग्लोबल ऑर्डर में अगर रास्ता साफ करना है तो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भारत के रिश्ते बाकी सभी पावर्स के साथ अच्छे हैं। यूएस के साथ, रशिया के साथ, ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, जापान के साथ, जर्मनी के साथ, सिर्फ चीन के साथ भारत के रिश्ते ठीक नहीं हैं। तो उनको सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो रिश्ते चीन के साथ भारत सुधारता है तो उससे भारत का जो ग्लोबल लेवरेज है जी, वो बढ़ेगा और साथ साथ में भारत का जो पॉलिटिकल स्पेस है वो भी बढ़ेगा। तो ये रिश्ते इम्प्रूव करना चीन के साथ इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए, भारत के अपने इंटरनेशनल प्रोफाइल के लिए, मगर ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए ऑन म्यूचुअली बेनिफिशियल टर्म्स। ऐसा ना कि वो वन साइडेड डील हो तो चीन के फायदे में हो। जिस तरह से बफर जोन्स बने थे लद्दाख में भारतीय टेरिटरी पर, उस तरह का वन साइडेड डील नहीं होना चाहिए, मगर अगर फेयर डील बनता है भारत और चीन के बीच, ये दोनों देशों के फायदे में होगा। जी। ऐसे में प्रोफेसर मिश्रा, जो एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी, अब जो डिप्लोमेटिक या फिर कूटनीतिक स्टैंड ऑफ है भारत और चाइना के बीच में, ऐसे में आर्थिक मामलों का, ट्रेड का, कॉमर्स का भी दोनों देशों के रिश्तों पर दबाव है और जल्द से जल्द इसे ठीक करना होगा। देखिए, ये जरूरी है कि दोनों देश के बीच में अच्छे संबंध आगे बढ़ते जाए। ये किसी के लिए फायदेमंद नहीं है, चीन की तरफ से फायदेमंद नहीं है, भारत की तरफ से फायदेमंद नहीं है। भारत की तरफ फायदेमंद नहीं है क्योंकि उसकी सॉवरेंटी के ऊपर बहुत नुकसान आ रहा है। जैसे हमारे अलग जो दोस्त बात कर रहे हैं उसके बारे में, लद्दाख में जो हो रहा है, अरुणाचल में जो ये अपना मैप बदल के बता रहा है। तो हिंदुस्तान जब आगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आगे बढ़ना चाह रहा है, चीन की तरफ से हमेशा उसके ऊपर कुछ लगाव आ रहा है। तो ये बदलना है, ये बदलाना है किसी के लिए कि चीन के ऊपर हम भी सिर्फ कूटनीतिक हमला ना कर रहे हैं के बारे जी। में, उसके साथ साथ हम भी आर्थिक हमला भी करना चाहेंगे। क्योंकि भारत जो चीन का बहुत सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स है, तो उसके लीवरेज के हिसाब से कूटनीतिक स्तरों पे चाइना के ऊपर निगोशिएशन करना चाहिए और करना ही होगा। तो ये कि एक ही हमारे तरफ जो है, एक ही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है इसी समय पे, वो है फाइनेंशियल इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्कुल। के ऊपर और दबा इसीलिए दिया शायद जाए। विदेश मंत्री की तरफ से बयान भी आया है कि 75% जो संकट था वो सुलझ चुका है, 25% बचा है जिस पर काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मिश्रा और ब्रह्मचलानी जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सच की पड़ताल में अब आगे कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। अडानी समूह को इस साल की दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में जगह मिल गई है। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने माना है कि अडानी समूह दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में एक है। उसने स्टैटिस्टिका के साथ मिलकर दुनिया की बेहतरीन कंपनियों की 2024 की लिस्ट जारी की है, जिसमें अडानी समूह भी शामिल है। ये लिस्ट 3 प्रमुख श्रेणियों के आधार पर बनाई जाती है। कंपनी के कर्मियों की संतुष्टि, आमदनी में बढ़त और टिकाऊपन के आधार पर। एक खास बात यह भी है कि अडानी समूह की 11 लिस्टेड कंपनियों में से 8 कंपनियां आंकलन का हिस्सा थी, यानी ये पूरे समूह का आंकलन है। सच की पड़ताल में आज इतना ही, लेकिन एनडीटीवी इंडिया में लगातार खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।